नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में भारत ने यहाँ पर बिडिंग के लिए इनवाइट किया है अलग अलग कंपनीज को, ताकि यहाँ पर ये जो भारत का सपना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, ये पूरा हो सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, सोलार एनर्जी की इंपॉर्टेंस को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 28,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। याद होगा आपको, एक होता है UNFCCC के अंदर, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं हर एक साल में। तो यहां पर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद होगा 2015 में, यहां पर इंडिया ने अपना INDC दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया था, और उसमें कई सारे स्टेप्स बताए थे कि भारत किस तरह से जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला है। जैसे कि यहां पर भारत ने बोला था कि 2030 तक यहां पे जो एमिशन की इंटेंसिटी है उसको 2005 के लेवल तक ले आएगा। यहां पर जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाया जाएगा। 3 बिलियन टन्स का यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जर्व कर सके, ऐसा फॉरेस्ट यहां पर बनाया जाएगा। प्लस साथ में और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत ने यह कहा कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा हमारे देश के अंदर 2030 में, उसमें से 40% जो हिस्सा है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, जैसे कि सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन तरह की चीज़ों से आएगा। और इसी को देखते हुए जो पेरिस क्लाइमेट का एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो इंडिया ने ज्वाइंटली यहाँ पर लॉन्च किया था भारत और फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलार अलायंस। अक्सर आपने इसके बारे में सुना होगा। और आगे चलकर इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि गुरुग्राम हरियाणा के अंदर रखा गया और इसका नाम दे दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलार एनर्जी। चलिए, मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस तरह से COP21 हुआ था पेरिस के अंदर, वैसे ही जो COP26 है ये 2020 में कहां पर होने वाला था, जगह का आप मुझे नाम बताइए, क्योंकि ये अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यहां पर हम फर्दर आते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस था ये लॉन्च तो हो गया था 2015 में, लेकिन यहां पर कई सारे कंट्रीज के द्वारा इसको रेटिफाई करना था, मतलब कि उनके देश के पार्लियामेंट से यहां पर ये पास कराना था, उनके गवर्नमेंट के द्वारा पास कराना था, और फाइनली 6 दिसंबर 2017 को ये लॉन्च कर दिया गया। और पहली बार यहां पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भारत के अंदर रखा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया गुरुग्राम में। इसका जो मेन पर्पस था, मेन एम ये था कि यहां पर जो सोलार एनर्जी है उसमें जो भी बाधाएं आती हैं यहां पर उसको अचीव करने के लिए, तो यहां पर जितने भी सोलार रिच कंट्रीज हो गए, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी देश आते हैं, उनका कोई छोटा सा भी हिस्सा आता है उस देश का, वो इस यहां पर इंटरनेशनल सोलार अलायंस के अंदर आ सकता है। मैं अब आपको लेकर आया हूं जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है इसके वेबसाइट पर। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसमें जो करंट मेंबर्स हैं, दोस्तों याद कीजिएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज थे, पहले उन्हीं को यहां पर इजाजत थी इसके अंदर मेंबरशिप लेने की, लेकिन आगे चलकर सभी देशों के लिए यह पूरा खोल दिया गया था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं जिन्होंने साइन किया है और रेक्टिफाई किया है, रेक्टिफाई का बेसिक मतलब है कि अपने देश के पार्लियामेंट या फिर उनके सरकार के द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है, इसी को रैटिफिकेशन बोलते हैं। तो सिग्नेचर और रैटिफिकेशन ये दोनों अगर किया गया है किन्हीं देश के द्वारा, तो टोटल 67 कंट्रीज हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैं अगर सिग्नेटरी की बात करूं, मतलब कि वो देश जिन्होंने साइन तो कर दिया है इसके लिए, इसके मेंबरशिप के लिए, लेकिन अभी तक अपने देश से रेटिफाई नहीं कराया उनके पार्लियामेंट के थ्रू, तो जो सिग्नेटरी हैं आप देख सकते हैं इनके टोटल नंबर्स हैं 86। यहां पर 86 है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो एक तरह से आप यहां पर कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के बाद जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है ये सेकंड बिगेस्ट यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसमें इतने सारे मेंबरशिप हैं। अब मैं आता हूं कि इस
पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया 6 दिसंबर 2017 को फाइनली इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च कर दिया गया था, और जो पहली इसकी असेंबली थी, फर्स्ट असेंबली ऑफ ISA, ये आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी 2018 में। और यहां पर प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस करते हुए पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया और बोला कि पूरे विश्व में यहां पर वन वर्ल्ड में एक सन के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, उससे जो एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसे हमें वन ग्रिड के अंदर कनेक्ट करना चाहिए ताकि पूरे विश्व को इससे फायदा हो सके। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आज हम वन ग्रिड से उसको अचीव कर चुके हैं। मतलब कि साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, हर जगह हमने एक ग्रिड के थ्रू यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर दिया है। मतलब कि अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं शॉर्टेज होती है किसी एरिया में, तो इजीली उसकी शॉर्टेज को यहां पर दूसरे एरिया से हम पहुंचा सकते हैं। तो आई होप कि ये जो वन ग्रिड है ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमें वन वर्ल्ड वन सन, मतलब कि पूरे विश्व में सोलार एनर्जी के थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अगर हम उसको एक ग्रिड के थ्रू पूरे विश्व के साथ कनेक्ट कर सकें, तो यहां पर किसी भी एरिया में ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है किसी एरिया में, जैसे कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कमी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसकी आपूर्ति आराम से की जा सकती है इस पर्टिकुलर मंत्रा के थ्रू, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू। और एक तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं फ्यूचर ऑफ ओपेक। जो ओपेक है आपका इस समय, जिसको लेड किया जाता है बाय सऊदी अरब, तो यहां पर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनके द्वारा करीब आधे से ज्यादा जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है पूरे विश्व में, ये ओपेक के द्वारा देखी जाती है। तो हो सकता है कि शायद आज हमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इन सब की जो इंपॉर्टेंस है, शायद आज हमें ना पता चले, लेकिन आगे चलकर अगर हम वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड को कनेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, हो सकता है आगे चलकर यहां पर ये ओपेक से भी बड़ा रोल अपना सकता है फ्यूचर में। और फाइनली यहां पर इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, क्योंकि यहां पर 2018 में तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया था भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन फाइनली यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में यहां पर भारत सरकार ने अनाउंस किया है, इनवाइट किया है बिडिंग प्रोसेस को, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, ये यहां पर एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकल में लाया जा सके। और ये बेसिकली एम्बिशियस जो टास्क है, ये 26 मई को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहां पर प्रपोज किया गया। अब समझिए इसमें किया क्या जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, यहां पर इसको लागू करने में अभी बहुत समय लग सकता है। यहां पर आपको कोई विजन चाहिए, एक प्रॉपर प्लान चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए, ताकि यहां पर सभी देशों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके, सभी देशों के साथ एकत्रित किया जा सके, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज में लाया जा सके। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो जो यहां पर ये सारी चीजें कर सके। इसको देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने 26 मई को यहां पर इनवाइट की है बिडिंग कि कौन सी कंपनी यहां पर इसको एक्चुअल में अपनाना चाहती है, यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके लिए बिडिंग यहां पर दिया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है बिडिंग की, वो है आपकी 6 जुलाई। यहां पर कंपनियां अप्लाई कर सकती हैं। अब मैं यहां पर आता हूं कि ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो पूरा प्लान है, ये जो प्रपोजल लाया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, यहां पर इसमें ये बोला गया है कि हम इसको 3 फेज में लॉन्च करना चाहते हैं। पहले फेज में देखिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, जिसको शॉर्ट में MESA बोला गया है, यहां पर इन सभी देशों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप मैप में मैं आपको दिखा सकता हूं, ये पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं मिडिल ईस्ट। ये जो पूरा एरिया है मिडिल ईस्ट कहते हैं। इनफैक्ट यहां पर जो इजिप्ट भी है, इसको भी आप मिडिल ईस्ट में ला सकते हो। और दूसरा एरिया है यहां पर जो साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, यहां पर पाकिस्तान से लेकर नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये जितने भी देश हैं बेसिकली हम इसको साउथ एशिया में काउंट करते हैं। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो आसियान देश जिसको हम कहते हैं, टोटल 10 कंट्रीज आते हैं इसके अंदर, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो ये जो पूरा 3 रीजन है, सबसे पहले फेज में इन सभी रीजन को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर प्रपोजल में बोला गया है कि स्टार्टिंग के फेज में हो सकता है यहां पर सी लिंक के थ्रू ओमान को यहां पर इंडिया के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है शायद इंडिया के बाद आपको पता है कि यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है
तो हो सकता है कि यहां पर हम सी लिंक के थ्रू जो ग्रिड है उसको इंडिया के साथ जोड़ सकें। तो पहले फेज में ये 3 रीजन को एक साथ कनेक्ट करने की बात कही जा रही है, मतलब कि यहां पर जो भी सोलार एनर्जी के थ्रू यहां प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो सभी इन तीनों रीजन को फायदा होगा। अब मैं आता हूं दूसरे फेज के ऊपर। दूसरे फेज में क्या किया गया है, सरकार के द्वारा बोला गया है ये जब तैयार हो जाएगा पहले फेज में, तब हम इसको कनेक्ट करेंगे अफ्रीका के साथ, क्योंकि अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर अफ्रीका में आपको पता है बहुत बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वहां पर सोलार एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए यहां पर रिसेंटली जो है अफ्रीका के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं सेकेंड फेज के थ्रू, जब यहां पर अफ्रीका को भी इस ग्रिड के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा। और थर्ड फेज में यहां पर फाइनली जब ये सारे रीजन एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो पूरे विश्व भर को यहां पर जहां जहां सोलार एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी है ये पूरी कनेक्ट हो सकती है। लेकिन आपको समझना है कि ये इतना आसान नहीं है। मैंने आपको इतनी सारी चीजें तीनों फेज के बारे में बताया, ये इतना आसान नहीं होगा। आप सोच के देखिए, जब हम ग्रिड लगाएंगे यहां पर तीनों रीजन के साथ, स्पेशली मैंने आपसे सी लिंक की बात की, इट विल नॉट बी इजी। तो यहां पर जरूरत है कि बेटर से बेटर कंपनी हो जो कि इन सारे जो प्रपोजल हैं, जो प्लान है, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सके। अब फाइनली बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए, जब मैं बेनिफिट की बात करता हूं तो आप इसको स्टैंड अलोन जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके नजरिए से मत देखिए। इलेक्ट्रिसिटी तो आएगा ही आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना है कि किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में जब इलेक्ट्रिसिटी आता है, बिजली आती है, तो यहां पर सिर्फ यही नहीं होता, यहां पर इसकी वजह से जो वहां की इकोनॉमी है, वहां पर जो पॉवर्टी है, वहां पर जो वाटर की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, ये सारे चीजों का भी निपटारा, जो सोल्यूशन है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देख सकते हैं। यहां पर जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ये सारी चीजें दिक्कत आती हैं कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए। तो यहां पर आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा लोगों को सुविधा होगी, यहां पर पॉवर्टी हम कम कर सकते हैं, वाटर की प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, यहां पर जो फूड की समस्या है, ये सारी चीजों को भी एड्रेस किया जा सकता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, कि जो रिवर नाइल है, यहां पर आप देख सकते हो, ये इजिप्ट है और ये आपका इथियोपिया, इन दोनों देशों के बीच में एक वाटर वॉर सा शुरू होने जा रहा है, ऐसा बोला गया इजिप्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन में एक लेटर लिखकर। तो जिसके थ्रू यहां पर इथियोपिया में एक डैम बनाया जा रहा है, ग्रैंड रेनेसांस डैम। यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में किस तरह से आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की वजह से ये सारे वाटर वॉर्स हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ये जो पूरा सोलार अलायंस है इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर दें तो ये सारी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। अब नेक्स्ट मैं आता हूं लास्ट में वर्ल्ड सोलार बैंक के द्वारा। देखिए, इतने सारी चीज़ों की हमने बात की, तो यहां पर आपको पता है कि फाइनेंस चाहिए। जो अफ्रीका देश है, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। तो यहां पर क्या किया जा सकता है कि भारत ऐसा सोच रहा है कि एक वर्ल्ड सोलार बैंक जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, ये यहां पर स्टैब्लिश किया जाए, जहां पर इक्विटी कैपिटल करीब $10 बिलियन का हो। मतलब वो सारे देश जिनको जरूरत है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आपको अगर सोलार पैनल लगाना है, इतनी सारी चीजें बनानी है, तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए लोन चाहिए। तो यहां पर इस तरह का स्पेशली एक बैंक क्रिएट किया जा सकता है कि इन देशों में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए इस बैंक के थ्रू। जिस तरह से आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, जिनके हेडक्वार्टर आपने चाइना के अंदर सुने होंगे, वैसे ही भारत भी ट्राई कर रहा है कि वर्ल्ड सोलार बैंक बनाया जाए जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो। इसका एक मैं आपको जियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी बताता हूं। यहां पर इंडिया ये भी हो सकता है ट्राई करे कि इसके थ्रू यहां पर जो चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह से चाइना का जो पूरा एम्बिशियस प्लान है OBOR का, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू यहां पर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, सभी में यहां पर बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने जा रहा है चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रेलवे के ऊपर, पोर्ट के ऊपर, पावर ग्रिड्स के ऊपर। तो यहां पर एक तरह से इसके थ्रू, ये जो पूरा प्लान है इसके थ्रू हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को भी। और यहां पर जब हम सोलार की बात कर रहे हैं तो आपको पता है यूएस ने भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यहां पर विड्रॉ कर दिया है। तो एक तरह से इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है ये कि वर्ल्ड के सामने एज अ लीडर उभर के आ सके। और मैं बता दूं यहां पर इंडिया भी काफी ज्यादा बेटर कर रहा है बाकी देशों के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी में। अगर आप एक वेबसाइट है वहां पर जाके देखेंगे, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यहां पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन देशों ने यहां पर साइन किया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वहां पर इंडिया का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बाकी देशों के मुकाबले।
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू आपको पता होगा कि यहाँ पर जो पूरा विश्व है वो क्या ट्राई कर रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर अपने जो टेम्परेचर है आगे आने वाले सालों में इसको रोका जा सके, इतने ही टेम्परेचर के अंदर, इससे ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे देश हैं, मोरक्को हो गया, गैम्बिया हो गया, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सके, उसके ऊपर पूरा काम कर रहा है। और यहाँ पर जो दूसरे बेस्ट कंट्रीज हैं उसके अंदर बड़े देशों में सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जो कि इसकी तरफ बढ़ रहा है ताकि यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को रोक सकें। और उसके बाद बाकी देश आते हैं जो कि इनएफिशिएंट है, हाईली इनसफिशिएंट है, क्रिटिकली इनसफिशिएंट है। जैसे कि आप देखिए यूएसए क्रिटिकली इनसफिशिएंट में आ रहा है, मतलब ये सारे देश उतना काम नहीं कर रहे हैं। चाइना को अगर आप देखिए हाईली इनसफिशिएंट, मतलब कि वो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सीरियस नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है। लेकिन इंडिया इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रिसेंटली भी यहाँ पर 12 मई को जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एड्रेस किया गया इस पूरे पैंडेमिक के बीच में, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ने सोलर अलायंस को लेकर इसके बारे में बोला था और कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंडियाज गिफ्ट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर हम इसकी तरफ आगे बढ़ सकें, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इसी की तरफ आगे बढ़ेगा। लेट्स सी कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। आई होप कि ये पूरा वीडियो यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर स्टैटिक पार्ट 1000 एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको कराऊंगा। डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स भी मेरा स्टडी आईक्यू ऐप पर आप जाकर परचेस कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू कराता हूँ। आप स्टोरीज में जाकर इसको खेल सकते हैं, यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।